का टॉपिक है, उसमें है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप यानी आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र, और इसका ही दूसरा हिस्सा है व्यवहारिक अनुप्रयोग एप्लाइड स्कोप। जो फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप है इसके 9 एरियाज़ हैं, 9 क्षेत्र हैं, और ये जो व्यवहारिक अनुप्रयुक्त क्षेत्र है अप्लाइड साइकोलॉजी, इसके 5 क्षेत्र हैं। तो हम जो पहली बार बात कर रहे हैं सबसे पहले वो फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप के बारे में, आधारभूत वैज्ञानिक स्कोप। अब इसका जो आधारभूत वैज्ञानिक स्कोप क्षेत्र हैं बहुत सारे हैं, लेकिन BA फर्स्ट के सिलेबस के आधार पर, BA फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के आधार पर 9 क्षेत्रों का प्रयोग किया गया है, उन पर ही हम बात करेंगे आज। तो पहला है आधारभूत मनोविज्ञान मीन्स जर्नल साइकोलॉजी। अब जर्नल साइकोलॉजी के अंतर्गत मन ने 1967 में कहा था कि अपेक्षाकृत ऐसा व्यापक अध्ययन जिसमें प्रयोज्यों के रूप में बच्चों को, विशिष्ट व्यक्तियों को, पशुओं को या किसी एक को भी हम प्रयोज्य बनाने में प्रक्रियाओं के तौर पे लेते हैं। अब इसमें जो हम अध्ययन करते हैं उसने कहा कि संवेदना का यानी कि इमोशन का, अब ये इमोशन है, फिर का परसेप्शन, का, फिर उसने कहा कि इमोशन, परसेप्शन और लर्निंग मीन्स अधिगम आदि विषय वस्तुओं को मानने पर बल ना दिया जाता, बल्कि मनोविज्ञान की समस्याओं पर यानी किस पे, प्रॉब्लम्स पर बल दिया गया, और सिद्धांतों के प्रारंभिक व्याख्या भी की। अब इसमें जो ये आधारभूत मनोविज्ञान जनरल साइकोलॉजी है, जो मन ने कहा था 1967 में कि इसमें जो हम अध्ययन करते हैं आधारभूत मनोविज्ञान में, संवेग का अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्षीकरण का करते हैं, अधिगम का करते हैं, और समस्याओं के समाधान का हम अध्ययन करते हैं। इन्होंने एक चीज़ कही कि इसकी जो विषय सामग्री है आधारभूत मनोविज्ञान की, वो जर्नल साइकोलॉजी से मिलती जुलती है, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान से मिलती जुलती है। यानी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको प्रायोगिक मनोविज्ञान में भी पढ़नी है और कुछ चीज़ें आधारभूत मनोविज्ञान में भी पढ़नी है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और दोनों में कनेक्शन है आपस में, प्रायोगिक मनोविज्ञान में भी और आधारभूत मनोविज्ञान में भी, क्योंकि इमोशन की स्टडी जब हम करेंगे तो प्रयोग में करेंगे ना एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान में, तो हम यहाँ भी पढ़ते हैं जनरल साइकोलॉजी में। उसके बाद हम देखें प्रायोगिक मनोविज्ञान में क्लियर कट कहा वुंट ने, इसमें मनोवैज्ञानिक थे 3, एक थे विलियम वुंट, प्रायोगिक मनोविज्ञान में 3 वैज्ञानिकों ने काम किया, वुंट, हेल्महोल्ट्ज और फैक्नर। प्रायोगिक मनोविज्ञान में 3 लोगों ने मेन काम किया, विलियम वुंट ने, हेल्महोल्ट्ज ने और फैक्नर ने। फैक्नर ने मनोभौतिकी में भी काम किया था। इन लोगों ने कहा कि भाई इसे व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन का बेस भी बनाया। प्रायोगिक मनोविज्ञान में प्रयोज्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे काम किया था वुंट ने, हेल्महोल्ट्ज ने और फैक्नर ने। पोस्टमैन और ईगन ने कहा कि प्रायोगिक मनोविज्ञान अपनी विषय सामग्री के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के नियमों का प्रयोग करता है ताकि व्यवहार को निर्धारित करने वाले नियमपूर्ण संबंधों की खोज की जा सके। बात वही है कि आधारभूत मनोविज्ञान जनरल साइकोलॉजी और प्रायोगिक मनोविज्ञान ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनमें जो आधारभूत मनोविज्ञान में काम किया था मन ने 1967 में, और वुंट ने काम किया था 1879 में, हेल्महोल्ट्ज ने किया
1860 में और फैक्नर ने 1860 में और हेल्महोल्ट्ज ने किया 1885 में। इसको लिख देते हैं। 1879 में विलियम वुंट और फैक्नर थे 1860 और हेल्महोल्ट्ज 1885। ये इनके काम का समय था। काम इन्होंने भी मुख्य रूप से बिहेव पर किया, बिहेवियर पर, व्यवहार पर, जो हमने आधारभूत मनोविज्ञान में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मनोभौतिकी साइकोलॉजी। इसमें बेवर सर ने काम किया था, बेवर फैक्नर नियम भी कहते हैं, एक नियम भी है मनोविज्ञान में, बेवर फैक्नर लॉ। अब बेवर फैक्नर ने 1795 से लेकर 1878 तक काम किया था और दूसरे इसमें वैज्ञानिक थे पोस्टमैन एम ईगन 1949 में। इन्हें बेवर साहब को मनोभौतिकी का पिता भी कहते हैं। जो बेवर थे, बेवर को मनोभौतिकी का पिता भी कहते हैं, साइकोफिजिक्स का पिता यानी फादर। ये फाउंडर भी थे एक तरह से। ये मनोभौतिकी के पिता जो हैं बेवर फैक्नर कहलाते हैं। बेवर फैक्नर का नाम साथ साथ आता है, लेकिन जो इसका मेन श्रेय है वो जाता है फैक्नर सर को। फैक्नर, ठीक है। बेवर ने फैक्नर ने काम साथ साथ किया था, इमोशंस पे किया था, बिहेवियर पे किया था। बिहेवियर, सेंसेशन। अब पेस्टन जी ने कहा कि एक तरफ मापन योग्य उद्दीपक विशेषताओं और दूसरी तरफ उनसे उत्पन्न होने वाली संवेदी अनुभूतियों में किस प्रकार के नियमों का संबंध है, इस पर काम किया था। बात वही है सेंसेशन। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे दैहिक साइकोलॉजी में स्टेप आता है न्यूरॉन का, तो हमारे अंगूठे पे कोई चीज़ चुभती है, कौन से, पैर के अंगूठे पे मान लीजिए, और तुरंत सेंसेशन से पहुंचता है कहाँ, ब्रेन में। तुरंत ब्रेन कहता है कि अंगूठे को हटाओ, ये कुछ चुभ रहा है। सोचो कितनी फास्ट एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। पिन चुभी, तुरंत ब्रेन पे पहुंची, ब्रेन तुरंत का पैर को हटाओ वरना आपको चोट लगेगी। तो हम डिटेल में जब मनोभौतिकी के फील्ड में अध्ययन करें तब पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ हम देखें मनोभौतिकी फिजिक्स में, साइकोफिजिक्स में जो साइकोफिजिक्स के फादर हैं वो फैक्नर हैं और इनका टाइम पीरियड था 1795 से 1878। इनके साथ साथ अध्ययन किया था पोस्टमैन और ईगन ने। इनका जो विषय क्षेत्र था इमोशन यानी संवेग थे, व्यवहार था और संवेदनाएं थी। संवेदनाएं बेस्ड होती हैं 5 सेंसरी ऑर्गन्स पर और ये भी 5 सेंसरी ऑर्गन पर बेस्ड है इमोशन। तो इन दोनों का काम किया था। उसके बाद आती है तुलनात्मक मनोविज्ञान, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। नंबर 4 पे है तुलनात्मक मनोविज्ञान, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। देखो मनोविज्ञान का सीधा फार्मूला है कंपैरेटिव साइकोलॉजी का, किन्हीं दो लोगों में तुलना। हम एक एग्जांपल लेते हैं इमोशन का, संवेग का। हम अब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं एनिमल और ह्यूमन में, यानी कि एनिमल लेते हैं हम कुत्ते को। हमारे मनोविज्ञान का जो एनिमल सब्जेक्ट है मोस्टली चूहा यानी रैट और कुत्ता रहा है, तो हम कुत्ता का एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए किसी भी मेल या फीमेल को हम लें और उसकी कोई फेवरेट चीज़ उसको दिखे, खाने को नहीं दे रहे हम उसे, सिर्फ वो चीज़ को दिख रही है या उस पर चर्चा हो रही है, तो आप देखेंगे उसके मुंह में सलाइवा उत्पन्न हो जाता है, हार्मोन सीक्रेट होने हो जाते हैं कि वो उसकी टेस्टी चीज़ है। ठीक वैसे ही एक कुत्ता है, उसका ऑनर
खाने का बर्तन उसकी ओर खिसकाता नहीं है, बर्तन में कुछ देता नहीं है, उसकी जीभ से, मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। ये दोनों का आप कंपेटिव अध्ययन कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, इजी गोइंग, अपने घर पे भी कर सकते हो। किसी को बिना बताए कहिए, उसके खाने की चीज़ पर बात कीजिए, खाने की चीज़ बनाने की बात कीजिए, उसका टेस्ट केवल सुनाइए कि इतना हलवा खीर, इतना टेस्टी खीर है, उसमें इतना अच्छा मीठा है, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें दूध है, मतलब उसकी टेस्ट की आप ऐसे स्टडी करो उसके सामने कि भाई जैसे आपको कटोरी में रखी हुई है, बाउल में आप स्पून से ले रहे हैं बाइट कर करके, ठीक वैसे ही डॉग के लिए आप उसे फूड मटेरियल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस बर्तन में वो खाना खाता है सिर्फ उस बर्तन को उसकी ओर खिसकाइए, उसके पास ले जाकर रखिए, और कुछ देर बाद फील करेंगे कि उसके मुंह से सलाइवा टपकना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? उसे पूरी उम्मीद होती है कि मुझे फूड मटेरियल मिलेगा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक मनोविज्ञान। इस तुलनात्मक मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहार पे अध्ययन किया जाता है, आदमियों के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार की व्याख्या की जाती है उससे तुलनात्मक अध्ययन करके। इवन प्रयोगशाला और पशुओं को अध्ययन करने के लिए खर्च अधिक पड़ता है, इसलिए हम लोग इसका विस्तार से प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि एनिमल्स का जो खर्च है लैब के अंदर वो ज़्यादा बैठता है। और विज्ञान का या स्टडी का एक नियम ये भी है कि हमें वो प्रयोग करने चाहिए जिसमें कि खर्च, इन्वेस्टमेंट कम हो। इस कारण से कंपेरेटिव साइकोलॉजी का स्टडी कम होती हैं। फिर आता है सोशल साइकोलॉजी, मीन्स समाज मनोविज्ञान। अब समाज मनोविज्ञान में आप देखेंगे पूरा समाज ही इसके अध्ययन का क्षेत्र है मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए। हमने पूर्व में भी जो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है अभी, उसमें आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मनोविज्ञान नहीं है, बशर्ते आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी की तरह आप उसको देखें। तो समाज मनोविज्ञान में आप देखेंगे कि जन्म के पहले, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता है उसकी पूर्व की अवस्थाओं से ही, जब वो माँ के पेट में पल रहा होता है, उस समय से ही उस पर साइकोलॉजिकल चीज़ों का इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और उसके टिल टू डेथ, मीन्स जिस दिन वो मर रहा है, जिस टाइम वो मर रहा है, जन्म के पहले से, यानी जब उसकी स्टार्टिंग हुई प्रेगनेंसी पीरियड से, ये प्रेगनेंसी पीरियड से लेकर मृत्यु तक, यानी बिफोर डेथ एंड कहाँ तक, टिल डेथ। सॉरी, बिफोर बर्थ एंड टिल डेथ किसका अध्ययन हो रहा है? समाज मनोविज्ञान का। जन्म के बाद तो दिखता ही है, लेकिन उस पर सोशल साइकोलॉजी का इफेक्ट, सोशलिटी का इफेक्ट जन्म के पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो उसके जन्म से पहले जो माँ के साथ उसका जीवन होता है वहाँ पर, और जिस दिन उसकी मृत्यु होती है तब तक उस पर समाज मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए कि इसको प्रभावित करने वाले कारण भी होते हैं सोशल साइकोलॉजी से, उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर उस व्यक्ति को जिस पर हम लोग मनोविज्ञान में काम कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक भी होते हैं। अब वो कारक उसके विकास वाले ही होते हैं, फैक्टर है कौन कौन से, एक उसको ग्रो करेंगे और उसको, सॉरी इसको हम शो कर देते हैं, एक तो वो फैक्टर होते हैं जो उठाते हैं और वो फैक्टर होते हैं उसको नीचे ले जाते हैं। समाज में दो फैक्टर हैं, या उसको कह सकते हैं समाज में व्यक्ति दो तरह की साइकोलॉजी के साथ जीवित रहता है। एक वो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का है उसको बूस्ट अप करेगा, उठाएगा, और एक वो जो नेगेटिव साइकोलॉजी के साथ रहता है जो उसको बूस्ट अप नहीं करेगा, डाउन टू फॉल करेगा, नीचे को ले जाएगा, उसको हिरास करता है, उसको गिराता है। इन परिवर्तन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसमें? समाज मनोविज्ञान में। अब गर्भाधान के समय में जीव में जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो उसके प्रारंभिक प्रक्रियाओं को विकसित करते हैं। जैसे उसका मस्तिष्क है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके शरीर के अंगों का विकास हो रहा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का किसी अंग में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो गया, खासकर सिर में,
तो समाज कहता है कि साहब रूरल सोसाइटी के अंदर ये बहुत चीज़ होती है कि भाई भगवान के रूप में उसको अवतरित मान लेते हैं, या उसके नाक पर कोई ट्यूमर है या सर में कोई ट्यूमर है, बजाय ट्रीटमेंट कराने के वो उसको भगवान का रूप देते हैं, और भाई उस व्यक्ति का बिफोर टाइमिंग डेथ हो जाती है। एक जन्म के ही बच्चे को आप कहते हो साहब भगवान पैदा हुए हैं, उसके सर में ट्यूमर है, बजाय ट्रीट कराने के, तो मरेगा ही खुले में रह करके। उसी तरह उसकी नाक पर कोई ट्यूमर है, कह दिया जी गणेश जी पैदा हुए हैं। अब जिसको अर्निंग करनी है उसने अर्निंग किया, लेकिन वो बच्चा समय से पहले मृत्यु लोक को चला गया। ये सब क्या है? समाज मनोविज्ञान के पार्ट। क्या? बर्थ से पहले डेवलपमेंट हुआ उसका। अब ये डेवलपमेंट चलते चलते कहाँ तक आया? डेथ तक, उसकी मृत्यु तक। इसमें जो प्रक्रियाएं हैं, इसको क्रियात्मक डेवलपमेंट के साथ साथ से विकासात्मक मनोविज्ञान का भाग भी कहते हैं। बात वही, विकास या समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास हो रहा है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों है। यहाँ हम कह सकते हैं एक छोटे से बच्चे को कि वही जान जाता है कि मुझे फीडिंग कहाँ से मिलेगी, तो अपनी माँ के पास ही जाता है, किसी और के पास वो फीडिंग की उम्मीद नहीं रखता, और बुढ़ी बुढ़ी होकर ही वो लेटता है, या मतलब वो 90% जन्म के लगभग 7-8 दिन तक वो बच्चा लेटा ही रहता है ज़्यादातर, या गोदी में रहेगा तो इस फिगर में। क्यों? क्योंकि बुढ़ी बुढ़ी अवस्था में उसका जन्म हुआ, उसकी परवरिश हुई है। यही कारण है कि जब हम उसको इस लैप में लेकर के हिलाते हैं तो फील करता है कि मैं अपनी उसी सेफ जगह पर हूँ जैसा वहाँ के पेट में था, तो वो आराम से सो भी जाता है, चुप भी जाता है, रोते हुए होता है। तो ये समाज मनोविज्ञान का हिस्सा है। इसके बाद जो 6 पॉइंट है जिसकी हमने अभी बात की थी, विकासात्मक मनोविज्ञान यानी विकास। अब इस विकासात्मक मनोविज्ञान में शाखा के अंतर्गत हम लोग वही बात कि जन्म के पहली अवस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक उसका अध्ययन करते हैं। ये उसका धनात्मक, यहाँ लिख लो इसको, कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट होता है उसका। अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, पॉजिटिवली डेवलपमेंट साइकोलॉजी की स्टेज में हो रहा है, तो वो व्यक्ति, वो सब्जेक्ट हमारा आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट करेगा। और यदि नेगेटिव हो रहा है, उसके आसपास की सोसाइटी, ये सोशल समाज नेगेटिव है, तो उसका विकास नकारात्मक होगा। एक सिंपल सी बात है, एक बच्चा है, उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, मेहनत की उसने जितनी क्षमता थी, जो उसका क्लाइमेट मिला उसको, एकदम नंबर कम नहीं आते हैं किसी बच्चे के, किसी विद्यार्थी के रैंक एकदम कम नहीं होती है कि भाई आज तैयारी की, कल पेपर दे दिया, आज रैंक आई है तो वो एक रात के, नो। वो जो एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक का पीरियड है, उस पूरे पीरियड में वो किस सोसाइटी में रह रहा है, किस तरह का उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका प्रभाव उसके विकास में पड़ता है, तभी उसकी मार्क्स आते हैं। अब मार्क्स मान लीजिए कुछ देर के लिए, फ्यू मिनट फील दैट कि भाई वो बच्चा नंबर लाया कम, वो फर्स्ट रैंक में नहीं आया, वो सेकंड या थर्ड में आ गया। अब उसको डिमोटिवेट करते हैं लोग, डिमोरलाइज करते हैं क्या, कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो धरती है वजन हो। और इन अवस्थाओं में जाकर बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्यों? उसको नेगेटिव डिमोटिवेट कर रहे हैं आप। तो ये चीज़ हम विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं डिटेल में। और अगर वहीं पॉजिटिवली, नहीं कोई बात नहीं बेटा, इस बार कम आए, आगे और अच्छा होगा, आगे कवर कर लेना, या नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छी परफॉर्मेंस देना, तो ये है उसका विकास में पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मनोभौतिकी टाइम में एग्जाम्पल दिया था कि दैहिक मनोविज्ञान। अब इस दैहिक मनोविज्ञान में आप देखें, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मनोविज्ञान नहीं है। इस दैहिक मनोविज्ञान में हम टोटल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, फुल बॉडी। अब इसके साथ साथ पूरी बॉडी के साथ साथ बिहेव की भी स्टडी करते हैं। बिहेवियर, अब एक तो आपकी पूरी बॉडी की स्टडी हो गई, बिहेवियर की स्टडी हो गई, और उसके और भी आयाम से हैं।
जैसे उसका बिहेव कैसा हो रहा है, वो उसके इमोशन कैसे हो रहे हैं, परसेप्शन कैसा है, इनका भी हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जिस तरह से व्यक्ति के शरीर की बैकबोन, ये जो हमारी बैकबोन है आप देख रहे हैं, ये पूरी अलग अलग है, ये इस फिगर में जुड़ी हुई है, कनेक्ट है एक दूसरे, ये एक के ऊपर एक बने हुए हैं, छल्ला टाइप का, रिंग से फंसे हुए रिंग हैं। तो उसी तरह दैहिक मनोविज्ञान में, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में बॉडी का, बिहेवियर का, इमोशन का, इन संवेगों का अध्ययन हम करते हैं। थिंकिंग का, क्या सोचते हैं, लर्निंग का, परसेप्शन का, जो मैं बताया भी, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन भी होता है। क्यों? क्योंकि अध्ययन तो भाई, इमोशन तो भाई एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। हम देखें दैहिक मनोविज्ञान के पार्ट में, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पहले, मैं यहाँ जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो मिलेगा, लेकिन फ्री में अध्ययन एग्जाम्पल आपको दे दूँ प्लांट का। एक दो गमले लीजिए आप, और दोनों गमलों में एक ही बीज डालिए या फ्लावर लगाइए। एक फ्लावर को रख दीजिए ऐसी जगह पर जहाँ उसकी बाकायदा केयर हो रही है, और एक को रखिए ऐसी जगह पर जहाँ उसको ना तो टाइम से पानी मिल रहा है, मतलब उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो रही है, शोर शराबा और जो भी हार्म है वो वहाँ हो रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उसकी केयर हो रही है, उस प्लांट का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, उसकी ब्रांचेज अच्छी होंगी, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, उस पर आने वाला फ्लावर है वो भी अच्छा होगा। और जहाँ डिस्टर्ब ज़्यादा है, जैसे शोर शराबा है और केयरलेस स्थिति है, पानी मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं मिला तो उस प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होता। कभी कभी वो प्लांट जो है डेथ भी कर जाता है, मर भी जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? असामान्य मनोविज्ञान। हम इसको ब्रीफली अगर देखें, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेप या मोड़ या स्थिति ऐसी आती है कि वो एबनॉर्मल वाला बिहेव करता है, एबनॉर्मल हो जाता है, और थर्ड पर्सन उससे कहता है मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या, तो मीन्स वो असामान्य की श्रेणी में आ जाता है। तो वो असामान्यता क्या है? इसका एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि ऐसा बिहेव जो हमें खुद को पसंद नहीं है, वो अगर हम दूसरे के साथ कर रहे हैं तो वो असामान्य व्यवहार है। वो ये चीज़ परिवार में भी लागू है, समाज में भी लागू है, और कलीग पर भी लागू होती है कि ऐसा व्यवहार जो हमें स्वयं को पसंद नहीं है वो हम दूसरे के साथ भी ना करें। हम ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ तो अच्छा हो, दूसरे के साथ मैं ख़राब करूं, तो भाई बहुत दिन दूर नहीं है, आपके साथ भी असामान्य व्यवहार लोग करेंगे। अब इस असामान्यता में व्यक्ति के दुर्बलताओं का अध्ययन करते हैं, टोटल निगेटिविटी का अध्ययन करते हैं, उसके विकारों का अध्ययन करते हैं, एरर का अध्ययन करते हैं। इस निगेटिविटी का, दुर्बलता का, विकार का, एरर का, बुराइयों का अध्ययन करते हैं। हम एकदम किसी भी व्यक्ति को कहते हैं भाई तू तो बहुत बुरा है, गलत है क्यों? फर्स्ट टाइम में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान सिखाता है 3W और एक H का अध्ययन करना, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन और हाउ, कब, क्यों, कैसे। जब हम इस तरह का अध्ययन कर लेंगे तो हम इन समस्याओं का निजात पा लेंगे। किसी व्यक्ति ने नेगेटिव बिहेवियर किया, उसके अंदर बुराई आई, उसके अंदर एरर है, तो क्यों है? उसकी दुर्बलता है, वो वीक है, क्यों है? इस क्यों पर अगर हम काम कर लेंगे तो हम किस में करते हैं? वो असामान्य मनोविज्ञान में। और जब इस क्यों पे काम करते हैं तो वो हमारा व्यक्ति असामान्य से सामान्य भी हो जाता है। और अगर सामान्य नहीं भी हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो कम से कम समाज में जीवित रहने लायक वो बन जाता है। अब इसके बाद
नवा पॉइंट आता है आधारभूत मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का ही भिन्नता परक मनोविज्ञान, डिफरेंशियल मनोविज्ञान। अब भाई इसमें हर चीज़ में भिन्नता है। मिस्टर एक्स ने अभी आपके साथ बिहेव किया अच्छा, लेकिन मिस्टर एक्स वाई के साथ जाके गलत बिहेव करते हैं। अब एक्स और वाई जब दोनों बैठेंगे तो वाई उसको कहेगा गलत है और एक्स कहेगा वो सही है। तो जो व्यक्ति थे जिन्होंने बिहेव दो लोगों के साथ किया वो दोनों आपस में कंट्राडिक्ट की स्थिति में आ गए कि ये व्यक्ति जो ए है जिसने बिहेव किया है एक्स के साथ गलत, वाई के साथ अच्छा, तो दोनों ये लोग किसी और व्यक्ति से ही वार्तालाप करते हैं उसके बारे में। हम रैंडमली डाटा लेते हैं, 100% कोई सही नहीं है। जब उसकी सही की व्याख्या कई लोग कर दें तो कहते हैं हाँ भाई वो व्यक्ति सही है और ये व्यक्ति गलत है, तब हम उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। अब इसमें आप देखिए भिन्नता परक में हम लॉज की खोज करते हैं, नियमों की खोज करते हैं, उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी की खोज करते हैं, इसको कि नियम के साथ साथ सामान्य और असामान्य का अध्ययन करते हैं, उसके वैज्ञानिक तथ्यों पर लाते हैं उसकी नियमों को और सामान्य और असामान्य को, उनके कारणों का हम बोधकाल का अध्ययन करते हैं। किन कारणों से वो व्यक्ति दुनिया से अलग है, किन कारणों से अलग होने के बाद उसका ये नियम बना है, और किन कारणों से वो व्यक्ति नॉर्मल है और किन कारणों से वो व्यक्ति एबनॉर्मल है। उसके बाद हम उसको भिन्न होने के साथ साथ उसको वैलिडिटी देते हैं, वैधता देते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति असामान्य है, ये बात मानने के योग्य है या ये बात मानने के योग्य नहीं है। तो इतनी बात काहे की हुई, फंडामेंटल साइंटिफिक स्कोप की, आधारभूत वैज्ञानिक क्षेत्र की। कौन से हैं ये? स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान का क्षेत्र। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड स्कोप, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे